250 दे दो। नमस्कार दर्शकों, पटना में और पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मर्मज्ञ उद्भट विद्वान डॉक्टर चंदी दत्त मिश्र प्रभाकर, अब उनका केवल नाम रह गया है, विरासत रह गया है। पिछले दिनों वो शरीर छोड़ चले, अपने पीछे अपने ज्ञान की विरासत को, अपने संस्थान को छोड़ के गए हैं। उस संदर्भ में आज हम बात करते हैं उनके पुत्र और उनके विरासत को यथावत संभालने वाले डॉक्टर मनोज प्रभाकर हैं। उनके पुत्र हैं मनीष। उनके विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके घर पर शोकाकुल हैं। उनसे बात करेंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम मनोज कुमार प्रभाकर है और मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और अभी मैं गोरखपुर में रहता हूँ और वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो पिताजी के बारे में सुना तो पटना आया और फिर आके के कार्य में। ये होम्योपैथ तो भारत में बहुत दिनों से सुना जाता रहा है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है? ये क्या इसका चरित्र क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के द्वारा 1865 में इसका इन्वेंशन हुआ और वहाँ से जो है तो ये पूरे भारत में धीरे धीरे कर करके आया। यहाँ भारत में डॉक्टर टेम्बले थे, उसके बाद डॉक्टर एन.एल. सिन्हा जी ने, एन.एल. सिन्हा के बाद डॉक्टर पेरी मिश्रा प्रभाकर जी और इनके भी गुरु एक थे डॉक्टर बी.वी.पी. सिंह, जिनसे उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सीखा। हुआ कुछ होता कि हमारे पिताजी अपने युवा समय में ये फार्मेसी के डिपार्टमेंट में और उस समय में इनकी माता जी बीमार थी और माता जी की बीमारी के कारण जो है सो कुछ एलोपैथिक दवाओं का जो है सो कुछ प्रभाव हुआ, जिनसे उनको अपनी माँ से विछोड़ होना पड़ा। तो उससे ये काफ़ी आहत हुए और उसके बाद जो है सो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ जो है इनको एक चिट्ठा मिला, कुछ दवा का कैसे कंप्लीट होता है, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहा। तो फिर वो डॉक्टर बी.वी.पी. सिंह के संपर्क में आए, फिर कानपुर में गए, एन.एल. सिन्हा जी के संपर्क में आए और उसके बाद जो है सो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो है सो जानकारी मिली। फिर इसकी दवाओं को जो है सो उन्होंने, चूँकि वो खुद फार्मेसी के छात्र थे, तो भारत में जो है सो इसकी औषधियों को जो है सो खोज करके कुछ को अपने बनाया, कुछ जो है सो उन्होंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेद के जगत से जो है उसकी वनस्पतियों को खोजा और उसका कंपोजिशन तैयार किया। तैयार करके खुद से खा करके जैसे इसके दवा के प्रभाव को देखा, फिर लोगों को इंट्रोड्यूस किया और अपने स्तर से जो है सो लोगों को उस समय में काफ़ी असाध्य रोगों में जो है सो चिकित्सा प्रदान की, जिससे इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ नाम बोला जाता है। एक होम्योपैथ है, इलेक्ट्रो क्या, इलेक्ट्रिक विद्युत से संबंधित क्या, इस नाम का क्या मायने, क्या चरित्र इस पैथी का? देखिए, इसको सिंपली अगर समझा जाए तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर कि आपके शरीर में जो ऑर्गेनिक, जो रासायनिक तत्व हैं, जैसे आपके सोडियम है, पोटासियम है, क्लोराइड है, जिंक है, कोबाल्ट है, विटामिन है, ये जो आपके शरीर में जो अनबैलेंस होते हैं उसके कारण जो है तो कोई ना कोई बीमारी है। जैसे सिंपल सी बात आपको बता दें, या किसी के शरीर में विटामिन की कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो साइटिका से लेकर के नर्वस सिस्टम के कोई भी रोग जो है तो तंत्रिका में स्नायु कमी, रजिया वगैरह सारा कुछ हो सकता है। उसी तरह से विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी अगर हो जाए तो किसी को भी जो है आपको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो या फिर आपका ये आपका पैरालिसिस हो या कोई भी बीमारी हो जो विटामिन और के कारण कमी के कारण होती है। उसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझ रही होंगी। उसी तरह से हेमोलाइटिक फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर में जो
होम्योपैथी का मतलब है यहाँ पर होम्योलाइटिक फंक्शन हो गया। होम्योलाइटिक का मतलब हो गया कि शरीर में जो पैथोजेनेटिक जो आप जो रिसर्च करते हैं पैथोलॉजिकल रूप से, जिसमें आपका गैस्ट्रोफेज है, टीसी करा है, किसी का ईएसआर करा है, तो अब ईएसआर करा है तो ईएसआर का सेडिमेंट सेटलमेंट का मतलब हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हुआ तो उसका जो है तो कोई भी प्रॉब्लम जो है तो परसिस्ट कर सकता है। तो जैसे टीसी में किसी का न्यूट्रोफिल है तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि उस समय ये ब्लड प्रेशर उसका हाई हो सकता है। गैस्ट्रोफिल अगर बढ़ा है तो कोई कैंसर प्रॉब्लम हो सकता है। तो एस्नोफिल बढ़ा है तो दैट मीन्स कि आपका लंग्स का फंक्शन जो है तो डिसऑर्डर हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकियल डिजीज हो सकता है। तो इस तरह करके बहुत सारे, आप इतना डिटेल्स आपको बता रहे नहीं, इतना इसमें जैसे कि जानना है, जैसे कि आयुर्वेद में बात की कब, जी होम्योपैथी में सोडा सीसा सीसा सिफिलिस, और एलोपैथ में पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का क्या बुनियाद, क्या है, बेस क्या है, किस आधार पर आप लोग लिखते हैं? इसका जो मुख्य बेस है लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करके रोग को ठीक करना। और लिम्फ का मतलब हो गया आपके शरीर के जितने भी रसायन है वो, और ब्लड जो है तो आपका ब्लड में ट्रांसफर करता है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि इलेक्ट्रोलाइट में आ गया आपका जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम है, और ब्लड का मतलब जितना भी आपका जो पैथोलॉजिकल जो सिस्टम है वो उसको जो है तो फिर जो प्यूरिफाई का मतलब है कि जो उसमें इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर दिया जाएगा दवा के माध्यम से, और वो रोग ठीक। अच्छा, ये सीडी मिश्रा प्रभाकर का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बिहार में लिया जाता है, बहुत सारे संस्थान कॉलेज विद्यार्थी हैं। क्या सीडी मिश्रा प्रभाकर का क्या योगदान रहा है इस होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर? देखिए, सबसे पहले जब 1970 की बात करें तो उस समय में तो इसकी दवाइयाँ जो है सो विदेश से आती थी जर्मनी, और उसका एकमात्र जो केंद्र स्थान था वो फ्रांस। क्योंकि जब सीडी मिश्रा जी इस क्षेत्र में आए थे ना, सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसका कोई एकेडमिक सिलेबस पूरे भारत में कहीं नहीं था। लोग अपना जैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना लिए थे, और उसमें जो है सो एमडी एमडी वगैरह का जो है सो डिग्री जो है सो ऐसे ही देते थे, एक ट्रेनिंग दे करके। बाद में जो है इसका एक एकेडमिक सिलेबस बनाया इन्होंने, और एकेडमिक सिलेबस बनाने के बाद जो है तो सबसे पहली बार 1970 में ये प्रभाकर इनोवेशन इंडिया करके जो है एक कंपनी की स्थापना की, और उसने जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेडिसिन, इंडियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेडिसिन का इंट्रोड्यूस किया। और उस समय 5 रुपए का जब वो 1 ड्रम 5 ml की शीशी मिलती थी गोली वाली, तो 75 पैसे में जो है भारत में उपलब्ध होती। ये सबसे बड़ा योगदान है इनका। उसके अलावे इनका जो इस क्षेत्र में है कोई अनुसंधान, कोई शैक्षिक ज्ञान जो सामूहिक रूप से दिया गया हो, जो विस्तार आज के तारीख में बिहार में, भारत में होने से इलेक्ट्रो का इतना विस्तार हुआ, क्या योगदान है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक थेरापीटिक नाम से एक किताब की रचना की थी, जो बहुत पहले 11 रुपए में आती थी, तो उससे पहले 2 रुपए में आती थी। उसके बाद सबसे पहले कंसल्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी करके एक हिंदी में किताब रखी, तो उसका जो है तो फिर उन्होंने रिवाइज एडिशन किया जो 125 रुपये में है। आज के डेट का जो एडिशन है, जिसका कि जो करंट एडिशन है, जो पिछले 2 3 4 साल करीब हम समझते हैं कि 10 12 साल पहले जो रिवाइज एडिशन आया था, तो उस एडिशन में जो है तो ये किताब है। इस किताब में जो है आपका जो 2 चैप्टर है इसमें से, जो कि मैंने लिखा था अपने डायरी में, मैं भी एक किताब लिख रहा था उस जमाने में। तो उस किताब में जो है तो उसके कुछ अंश जो है इसमें प्रकाशित किए गए हैं। जैसे आपका इसमें एक है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो है तो मेडिसिन का सिद्धांत, प्रायोगिक सिद्धांत और 24 का आंकड़ा, इस किताब में चैप्टर छपी हुई है। तो उस चैप्टर को जो है तो उन्होंने मेरे नाम से ही जो है इस किताब में प्रकाशित किया है। और इसके अलावा उन्होंने कई जो है तो अन्य जो है तो संस्थानों में भी जा करके जो इन्होंने इलेक्ट्रोनिक का क्लास लिया है। और इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पूरे भारत में 1970 के बाद से लेके आज तक काफी सारे संस्थान खुले जो इलेक्ट्रोपैथी की चिकित्सा सेवा पूरी कराते थे, उसमें पढ़ाई पठन पाठन की पास कराते थे। तो कोई भी लोग अगर इनको बुलाता था तो आसानी से उपलब्ध होते। किसी के साथ इनका वैमनस्यता नहीं था, किसी के साथ देशपूर्ण भावना नहीं रखी इन्होंने। और सभी को जो है सो, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ काफी करीबी लोग थे कि जब
कानपुर में डॉक्टर बीबी सिन्हा जो डॉक्टर एन एल सिन्हा जी के लड़के हैं, उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो उनके लड़के आए थे पिताजी से परामर्श लेने के लिए और कुछ दिन तक चिकित्सा जो है सो उनकी हमारे यहाँ से चली। वैसे ही इलाहाबाद में डॉक्टर चंद्रहास श्रीवास्तव थे, वो अपना इलाज कराने के लिए जो है सो यहाँ से दवा वगैरह लिए। तो कई लोग हैं जो कि अपने जीवन के जो आज के डेट में नहीं है, उन लोगों को भी उन्होंने चिकित्सा सेवा दी। तो इस तरह से करके जो है सो काफ़ी लोगों को उन्होंने लाभ पहुँचाया है। कई यहाँ के पटना के जो है सो दिग्गज लोग भी आए हैं। एक बहुत पहले की बात है कि उनके घर पर जब अहिंसा मेन रोड पर रहते थे, तो त्रिपुरा के राज्यपाल थे, वो भी आकर के जैसे उनसे चिकित्सा लाभ लेके गए। इलेक्ट्रो जो औषधियाँ हैं और तुलनीय ढंग से देखा जाए तो लक्षण के आधार पर और सिस्टम के आधार पर लोग इलाज करते हैं। क्या है, कैसे इसकी पद्धति है, क्या इलाज करते हैं? देखिए, इसमें मूल रूप से जो है वो देखिए मेडिसिन को अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके शरीर का जो इंटरनल फंक्शन है सिलेंड्रिकल ट्यूब के, और सिलेंड्रिकल ट्यूब में जो है वो स्पैजम होता है जिसको ऐठन कहते हैं, उससे ब्लॉकेज होता है, इंजरी होता है, सिस्ट हो जाता है, डायलेटेड हो जाता है, सिंक हो जाता है और नम हो जाता है। तो इसके आधार पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण इसमें किया गया, जिसको कि जब व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक्सटेजन पे काम करते हैं, रेड इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉकेज को खत्म करता है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी पर काम करता है, इन्फेक्शन पर जो है तो येलो इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, और जहाँ पर सिंक ये हैमरेज हो जाता है वहाँ पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। और नॉर्म की स्थिति में और स्किन सेंसेशन में जो है जो रेडिएशन वगैरह की जो स्थितियाँ बनती है उसमें जैसे एपीपी का काम करता है। उसी तरह से फिर नर्वस सिस्टम के लिए स्टेथोस्कोप होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए लिम्फन होता है, फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एंजियाटिकोस होता है। तो ये सब लैटिन ग्रीक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, उसको जो है तो आप इसमें समझ सकते हैं। ये तो शायद चीज़ें जो आपका जो सेल का जो मियोसिस माइटोसिस है उसको कंट्रोल, उसको समझने के सेल के फाइबर पर जो है तो फेविक्यूल ग्रुप है। फिर जो टिश्यूज रेमेडीज है वो कैंसर को होता है, फिर वेनरल इन्फेक्शन इसलिए वेनरल वेनेरियस ग्रुप है जो आपके जननेंद्रियों पर काम करता है। फिर इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए वर्मिटिगो जो इस प्रकार से जो इसमें 65 मेडिसिन, उसमें से 5 मेडिसिन उन्होंने खुद बनाई है कंपाउंड लेकर की। तो 65 के अलावा जो है तो अगर 5 मेडिसिन को अगर रिमूव कर दें तो 59 मेडिसिन जो है तो इसमें मूल रूप से जो है तो यूज होता है कंपाउंड से। और जो लोग आजकल जो पढ़ाते हैं 38 मेडिसिन, लेकिन वास्तव में वो 40 मेडिसिन है, क्योंकि उसमें एक में जो है तो प्लांट मिला हुआ, 2 मेडिसिन ऐसे जिसमें प्लांट डायरेक्ट रूप से मिला हुआ है, जैसे आपका C12 है जिसमें बेलाडोना मिला हुआ है, C16 है जिसमें हाइड्रोक्सिस मिला हुआ है। तो इस प्रकार से कुल 40 मेडिसिन है जिसका कि प्रयोग जो है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और लोग 40 मेडिसिन पे काम करते हैं और हम 65 मेडिसिन को पढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंड से लेकर के 1000 डायलिसिस भी यूज होते हैं, जो आपके और 30 मेडिसिन का जो है तो जिसका डायलिसिस बनाया जाता है और 30 मेडिसिन का नुकसान करता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में श्री मिश्रा प्रभाकर का क्या सांगठनिक क्या योगदान रहा, प्रसार प्रसार और सरकार से जो मांग है इनके सेवा के लिए, उसमें क्या इनका योगदान रहा? नहीं, मैं शुरुआत से तो नहीं जानता, लेकिन जब से मैं होश संभाला हूँ तो मैं जब मैं इंटर में पढ़ता था तो अपने पिताजी के साथ जो है दिल्ली के ये प्रेस क्लब में जो मीटिंग हुई थी, बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें मैं गया था। उसके अलावा उसके पहले भी उन्होंने जब हमारे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी थे भारत के हेल्थ मिनिस्टर, उस समय में भी जो है तो इनके पास में जो है तो इसके प्रपोजल के लिए जाया गया था। बाद में जो है तो 2011 में 10 में फिर 2017 में जो है तो एक प्रेस क्लब है जो प्रपोजल के लिए आईडीसी के द्वारा प्रपोजल के लिए जो आयोग गठित किया गया था, उसमें भी जैसे पिताजी गए थे दिल्ली में लोगों के बुलाने पर। और उस समय से लोग बराबर जब भी दिल्ली का हुआ या जो भारत में जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रोपैथी के रिकॉग्निशन के लिए प्रयास किया गया वहाँ पर वो गए हैं और जो भी कार्रवाई करनी हुई है उसका जो है
बिल भी बनाया था इन्होंने जो प्रपोजल के लिए, तो बिल बना करके जो उनको दिया गया था और आईटीसी को भी दिया गया था, लेकिन आज तक उसका क्या सरकारी रूप से उसका क्या हुआ उसका कुछ आपको पता नहीं चल रहा है। ये जैसे सभी चिकित्सक जनमानस को सेवा देते हैं और तो बताया जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकार के द्वारा मान्यता नहीं है सेवा देने का, क्या इसमें क्या कहा जाता है? ये एक चीज है कि सरकार के द्वारा कार्य करने के लिए आपको संवैधानिक रूप से देखा जाए तो आप कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें कि आम जनमानस को लाभ होता है। और आप हर लाभ अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार प्रभाकर है। ये इलेक्ट्रो में जो सीडी मिश्रा प्रभाकर का योगदान है, आप उनके साथ रहे हैं, क्या योगदान है उनका जो आज की तारीख में एक बीज बट वृक्ष बना हुआ है? देखिए, हिंदुस्तान में सर्वप्रथम मेडिसिन जो है मेरे पिताजी बना के लोगों को दी। और मेडिसिन क्योंकि वो एलोपैथ की तरफ से आते फार्मा किए हुए थे, उनको पता था कि मेडिसिन कैसे बनाया जाता है। उस टाइम में जो मेडिसिन का कीमत था, वो मेडिसिन की कीमत हम लगभग 95 से उनके साथ होश संभालने के बाद जो है 95-97 से उनके साथ हम कंटिन्यू हुए। तो उस टाइम में और 1973-74 में जो मेडिसिन का कीमत था, दोनों लगभग सन 2000 तक लगभग बराबर थे। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन को बहुत ही सस्ती दर पे उपलब्ध कराने का काम मेरे पिताजी किए। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रो के प्रसार और इलेक्ट्रो के संगठन को एक विधिवत शैक्षिक संस्थान के रूप में क्या योगदान है? पिताजी सर्वप्रथम इलेक्ट्रोपैथी में भारतवर्ष में सिलेबस जो है वो पिताजी का दिया हुआ है। क्या पढ़ाई होगा, MBA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी, आइडियोलॉजी, एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कि हमारे इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर को क्या क्या चीज़ का जरूरत है, उसके मुताबिक सिलेबस पिताजी का दिया हुआ है। उससे पहले हिंदुस्तान में किसी ने सिलेबस नहीं दिया। और आज जो उनकी शैक्षणिक और जो काउंसिल वगैरह का निर्माण है, इसके द्वारा अमूमन कितने लोग बिहार में या पूरे भारत में, तो काउंसिल तो पूरे भारत के लिए बनाए थे उन्होंने? हाँ, लगभग काउंसिल से 50,000 डॉक्टर निकले हुए हैं, यानी कि वो एक बीज जो है आज 50,000 आज भारत में जो भी काउंसिल हो, चाहे वो काउंसिल हो, चाहे भारत में कहीं भी कोई भी एक सफल चिकित्सक हो, किसी न किसी माध्यम से पिताजी से जुड़ा हुआ। चाहे मेरे काउंसिल खुलने के बाद जितने भी काउंसिल या बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में बने हैं, वो किसी न किसी माध्यम से पिताजी से जुड़े हुए हैं। और वो लगातार जीवन के अंतिम क्षण तक वो मेडिकल चिकित्सीय सेवा हम लोगों को देते रहे थे क्या? जी हाँ, उनका क्या नाम था, डॉक्टर को बीमार पड़ने का राइट नहीं है। फिर भी वो बीमार पड़े। अब क्या कीजिएगा, एज फैक्टर है। 87 साल के उम्र में वो 85 साल तक तो पेशेंट देखते ही रहे हैं, और वो बीमार पड़े कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण, परिवारजनों के कुछ अपने निजी रिश्तेदारों द्वारा धोखा खाने के कारण वो सदमे से बीमार पड़े, अदरवाइज वो बीमार नहीं पड़ते। ये आप उनके जीवन में उनके लड़के भी हैं, आप उनके सहायक भी रहे हैं, क्या सीखे आप आज की तारीख में? क्या कुछ पाया है जो एक यूनिक चीज हो सेवा के लिए? सेवा के दृष्टिकोण से मैंने यही पाया है कि जो जितना पैसा दे, उससे अगर पैसा सामने वाले के पास नहीं है तब पर भी उसको इलाज पूरा पाने का हक है। वो व्यक्ति जिसके पास अगर पैसा एक भी नहीं है, गरीब है, और अगर हम सक्षम हैं उसका इलाज करने में, तो उसमें उसको दवाई लेने का पूरा हक है। और एक डॉक्टर का धर्म है कि वो अपना करे सेवा धर्म, सबसे पहले पिताजी हम लोग को सिखा देते हैं, चाहे किसी भी तरह से सेवा हो, मरीज की सेवा करना। अभी जो प्राय देखा जाता है लोग बीमार पड़ते हैं चलो एलोपैथी में चलते हैं, क्या ऐसा है आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई इमरजेंसी में हो और उसको इमरजेंसी में नहीं जाके इलेक्ट्रो में लाए, तो क्या आप रखिएगा, इलाज कीजिएगा कि भेजिएगा डॉक्टर? एक्सेप्ट सर्जरी, अगर सर्जरी की जरूरत है तो हम उस केस में हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसका सर्जरी का जरूरत, और जहाँ तक सक्षम है हम एलोपैथ में अगर हम उसके इलाज में अगर भेजने
और हमसे नहीं कंट्रोल होगा तो भले ही, क्योंकि पिताजी ने एक चीज़ हमें सिखाया है कि जो केस अगर अपने से कंट्रोल नहीं हो तो सिर्फ उसमें पेशेंट को फंसा के रखना नहीं चाहिए। चिकित्सीय सेवा में जैसे मरीज को उलझाना नहीं है, मरीज को सही दिशा और सेवा देना है, हाँ, इसके लिए वो सदा प्रेरित करते रहे अपने हाँ। छात्रों को। छात्रों को, हम लोगों को भी, सबको वो एक ही चीज़ बोलते रहे कि ऐसे एक्सेप्ट सर्जरी छोड़ के अगर सही में अगर आपके पास डोजोलॉजी है और दवा का ज्ञान आपको सही में है तो आप एक्सेप्ट सर्जरी आप किसी भी इमरजेंसी में पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। दर्शकों, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी 70 के दशक में भारत में आया। इसमें कई सारे चिकित्सकों का योगदान है। बिहार और अनवरत अनुसंधान और शिक्षा में नए पाठ्यक्रम देने के लिए और पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा का और उसको एक वैज्ञानिक शैली में शिक्षित करने के लिए और पेशेवर और सेवा के दृष्टि से छात्रों को तैयार करने के लिए जो एक नियम और काउंसिल का गठन कर उन्होंने जो योगदान दिया, उसके लिए चंडी दत्त मिश्र प्रभाकर, CD मिश्रा प्रभाकर हमेशा याद किए जाएंगे। अभी मैंने उनके विरासत को संभालने वाले उनके बड़े पुत्र, मझले पुत्र और उनके दो शिष्य यहीं बैठे थे इस शोकाकुल परिवार के साथ, और इस क्रम में उनसे बातें हुई है और जो कुछ भी बताया गया है, यह एक सस्ती पैथी है और इस सस्ती पैथी और कारगर पैथी है। और कई एक सामाजिक पारिवारिक घटना के बाद उन्होंने इस दिशा में अपना झुकाव और समर्पण दिया और इस समर्पण का परिणाम ये हुआ कि आज ये व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा है। इसे सरकार के द्वारा जब मान्यता मिलेगी तो शायद लोगों को अधिक से अधिक लाभ उसी प्रकार मिलेगा जैसे होम्योपैथिक चिकित्सा से मिल रहा है। आनंद नमन, पटना। हम डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर के साथ सानिध्य में रहकर जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखी, आज एक सफल चिकित्सक, उनसे बात करके अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम राकेश झा है और मैं यही पटना से ही हूँ, राजेंद्र नगर काटी फैक्ट्री रोड। और सर के बारे में हमको जानकारी मिली कि हम लोगों के बीच नहीं रहे। बड़ा आत्मा में बहुत कष्ट हुआ और मैं भी थोड़ा बाहर था यार, आज ही यहाँ पटना पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले सर का जहाँ पर पूजा पाठ का कर्म हो रहा है वहाँ पर गया, वहाँ से आशीर्वाद लिया और जो भी परिवार है उनको सांत्वना दिया ताकि इस दुख की घड़ी में सभी लोगों को एक ईश्वर जो है वो ताकत दे ताकि इसको पूर्ण रूप से आगे का कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जा सकते हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। अभी जैसे कि आप एक चिकित्सक हैं, लोग होम्योपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद जानते थे। इलेक्ट्रो क्या था जो आप इलेक्ट्रो के प्रति दौड़ के होम्योपैथी समझ के आए थे, क्या कुछ नया चीज देख के आए? नहीं, देखिए विशेषकर क्या है कि हमारे साथ भी वही ट्रेजेडी हुआ था कि एक बार आपको परिवार के हमारे एक मेंबर हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए मैं पहुंचा था एलोपैथी के बहुत बड़े हॉस्पिटल में PGI लखनऊ, जहाँ पर मैंने देखा कि जो मरीजों का कष्ट था, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, डॉक्टर बहुत उसी हिसाब से लेवल में रहते थे। मरीज आपको पीछे हैं, बैठे हैं नीचे 10 दिन से 20 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि अब नंबर आएगा। लेकिन कुछ लोग दिखा है कि उनको 3 महीने बाद का समय मिला, कि उनको 6 महीने का बाद का समय मिला। पता चला कि प्रॉपर जो है उनको देखा मैंने, तो वहाँ से मेरे को लगा कि कुछ ऐसा चीज़ में जुड़ना चाहिए जिससे कि जो समस्या है इसमें जो भी हम सहयोग कर सकते हैं मानवता के नाते। उस नाते में फिर मुझे जानकारी मिली कि ऐसा एक है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। भारत सरकार से भी ये चीज़ अप्रूव्ड है कि भाई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं फिर सर से मिला और बहुत सारी चीज़ें सर से मैंने सीखा भी
बहुत मतलब कहते हैं कि एकदम नम्र विचारधारा के थे और बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत अच्छे से मतलब उनका जो चूँकि लंबा प्रैक्टिस का अनुभव था, मतलब पूरे हिंदुस्तान में हमारे ख्याल से इस लेवल में प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। आप चिकित्सा क्षेत्र में आए और ये फार्मेसी के चिकित्सक थे, फार्मासिस्ट थे और इन्होंने औषधीय सेवा देने के लिए एक अध्ययन किया, अनुसंधान किया और आप जब इनसे मिले तो आपको क्या लगा कि ये सेवा इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या और कैसे दिया सकता है, इसकी मान्यता और चर्चा भी नहीं थी। नहीं, देखिए इसकी मान्यता के बारे में तो मुझे ये जानकारी है कि कोई भी अगर आज होम्योपैथी है, होम्योपैथी बहुत लास्ट में मान्यता मिली है, मेरे ख्याल से 1976-78 जो भी है, एग्जैक्ट सन मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत 21 में मिला है। तो वो भी आपको 200 साल हैंडमैन साहब जब जन्म लिए थे उसके 200 साल बाद जाकर के इंडिया गवर्नमेंट ने डॉक्टर हिंडन्सबर्ग कलरा डॉक्टर के नाम पर प्रसिद्ध हुए थे। जी जी। तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी एक मतलब मेडिसिन सिस्टम बनता है तो उसमें आपको समय देना ही पड़ता है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रिसर्च चलता है। जब एक कंक्लूजन पे गवर्नमेंट पहुंचती है उसके बाद फिर उसकी मान्यता मिलती है। ऐसा नहीं, हम लोग भी प्रयासरत हैं, पूरे हम लोगों का टीम प्रयासरत है, पूरी संस्थाएं, इतनी सारी संस्थाएं इंडिया में 5 लाख से ऊपर आपको चिकित्सक हैं, इसमें सभी लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, समय समय पर सरकार के साथ भी बातचीत होती है। आपका इनसे जो CD मिश्रा प्रभाकर से आप मिले, आप इनसे शिक्षा ग्रहण भी किए, क्या पाए और क्या आज हो चुके हैं, आप शरीर त्याग चुके हैं वो, तो क्या आपको लगता है कि उनके जाने के बाद क्या क्षति होगी, क्या वृद्धि होगी? देखिए, ये तो एक ऐसी क्षति है जिसका आपको पूरा होना मतलब बहुत मुश्किल है, ये पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग मतलब एक पिलर मतलब कहना चाहिए उसको, जो मेन खंभा होता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, वो थे। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों को उनके आशीर्वाद से उनका आशीर्वाद प्राप्त है और ये हम लोगों का कर्तव्य है कि अब लोग जहाँ पर हम लोगों को छोड़ के गए उस जो प्रतिज्ञा है, उसका जो सिस्टम का डेवलपमेंट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, उसमें हम लोगों को पूरा एकदम उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का सब कुछ देखते हुए उसी को फॉलो करके और सरकार के साथ भी मिल करके लोगों की सेवा भी करना है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डेवलपमेंट विकास भी देखना है और इसमें एक अच्छा से अच्छा रिसर्च करना है, ताकि लोगों को जो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज है, जिसमें अभी बहुत सारी पैथी में लोग ट्रीटमेंट कराते हैं बट सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें आपको ऐसे ऐसे दुर्लभ डिजीज जिसका चिकित्सा में हमारे यहाँ से भी होता है, हम लोग भी करते हैं, और ऐसे ऐसे दुर्लभ जो मतलब डिजीज हैं जिनका आपको लाइलाज बीमारियाँ हैं, उन सब का ट्रीटमेंट, सबकी दवाइयाँ हैं, सबका रिसर्च है, सबके पेपर्स हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बाहर से चीज़ आ रही है। और सबसे बड़ा जो विषय है इसमें कि सब पौधे आधारित ही मेडिसिन, इसमें कोई भी केमिकल किसी भी चीज़ का है ही नहीं, जैविक रासायनिक नहीं, केवल हर्बल है, कंप्लीट 100% हर्ब से ही तैयार होती हैं। और जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो मेडिसिनल वैल्यू इसमें मेडिसिन सब में इसमें रहता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, उसकी मात्रा इतनी कम रहती है कि किसी भी लैब में आप अगर टेस्ट करा लेंगे तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ सकता। ये बतलाइएगा, डॉक्टर चंडीदत्त मिश्र प्रकाश CD मिश्र प्रभाकर के नाम से बहुत पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए, आप उनसे शिक्षा पाए हैं, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उनका योगदान, उनके जाने के बाद अब उनके शिष्य आप लोग हैं, क्या कर पाइएगा? उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी सरकारी सेवा के लिए, क्या बोलिए? सर्वप्रथम तो पुण्य श्लोक डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर जी को नमन करता हूँ, हमारे गुरुदेव को। हम 2004 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी यहाँ से पास किए थे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लाखों लोग तो बिहार में ही हैं इसके चिकित्सक और कई लाख अभी अध्ययन में हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं,
कई जगह पे मान्यता मिली है। प्रैक्टिस करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से दिए हुए है। सरकारी मान्यता एलोपैथी को, होम्योपैथी को, यूनानी को, आयुर्वेद को मिला हुआ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी उस स्थिति में पहुंच गई है कि शीघ्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी सरकारी मान्यता मिलेगी। किसी पैथी को सरकारी मान्यता मिलने में जो संघर्ष करना पड़ता है वो स्वाभाविक है, वो बहुत साल लगता है, बहुत लोगों का परिश्रम है, क्योंकि विज्ञान है, उसको जब साबित कर दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है, तभी सरकार उसको मान्यता देती है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी इटली से होते हुए भारत में जो आई और बिहार में जो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुई, उसमें पिलर के रूप में हमारे गुरुदेव प्रभाकर सर का बहुत बड़ा योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है। और हम लोगों को सर पर गर्व है, इस पैथी पर हम लोगों को गर्व है कि सारा मेडिसिन प्लांट किंगडम से बना हुआ है। च रसे च शुद्धे प्राणी दीर्घायुराप्नोति, इनके डाइडम ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यह सेंटेंस है। डाइडम माने शिरोमणि, तो डाइडम ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा इनका ग्रंथ है जिनको कि पढ़ के अध्ययन करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखा जा सकता है। इसके अलावा कॉलेज में सर के हम लोग को प्रॉपर तरीके से फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब कुछ बताया जाता था। बॉडी के किस ऑर्गन पे किस मेडिसिन का असर है, यह सब कुछ बताया जाता था। करीब 40 इसमें मेडिसिन है, उसमें एक दो विवाद हो सकता है, किसी को कोई 38 बोलेगा, लेकिन करीब 40 है। कंपाउंड मिलाकर के 60 है, 5 मेडिसिन सर अपने जोड़े से, तो 65 मेडिसिन है इसमें जो है पॉजिटिव स्थिति में निगेटिव स्थिति में पॉजिटिव है। अब चिकित्सा के विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे, इतना जानिए कि त्वरित काम करती है और होम्योपैथी से अलग है। नाम से कभी कभी लोग भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। होम्योपैथी इज अ साइंस ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्क्स ऑन ऑर्गन। यह सीधा सीधी लिम्फ और ब्लड का खेल है। लिम्फ यानी लोअर स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और हायर स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म माने ब्लड। तो रस और रक्त यानी लिम्फ और ब्लड अगर शुद्ध है तो प्राणी बीमार नहीं है। और यह सच भी है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसका जांच कराइएगा, सबसे पहले ईसीजी भाग जाता है, सारा उसका पैथोलॉजिकल कंडीशन बदल जाता है। अगर रस और रक्त स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, ठीक कंडीशन में रहेगा, तो प्राणी बीमार नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक खासियत यह है इलेक्ट्रो में कि इमरजेंसी चिकित्सा इसमें उपलब्ध है, जितने भी इसके प्रैक्टिशनर है। और भी एक लोगों को कंफ्यूजन होता है होम्योपैथी से, क्योंकि इसमें वो सारी दवाइयों का इस्तेमाल है जो होम्योपैथी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी जो है उसमें आप जो दवाई जानते हैं, जैसे आप बेलेडोना कहते हैं, रस्टक्स कहते हैं, नक्स कहते हैं, तो यह दवाई नहीं है, यह पहले से तत्व है। नक्स लैटिन नाम है कुचला नाम के पौधा का, एक श्रब आता है जिसको कि बेलेडोना कहते हैं। तो होम्योपैथी ने नाम को ही रख लिया, कोई अलग से नाम दवाई का नहीं दिया। जैसे दूध है, अब दूध से बनी दवा का नाम है दूध रख दीजिएगा, तो जो ओरिजिनल दूध है वो तो रहेगा ही ना। तो उस सेंस में, उस संदर्भ में उठाया गया है दवाई, और उन्हीं दवाई को एक खास तरीके से बनाया गया है स्ट्रोकिंग करके, तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी हुआ। एक खास तरह से बनाया गया है तो होम्योपैथी हो गया। तत्व तो एक ही है, लेकिन पैथी अलग है, विज्ञान अलग है, दोनों का फार्माकोपिया अलग है, दोनों का अभ्यास का तरीका अलग है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत ही सरल दवाई है, छोटे शिशु को भी दे दीजिएगा तो ज्यादा मात्रा में अगर गलती से चला गया तो मल मूत्र संस्थान से विसर्जित होकर निकल जाएगा, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसकी सारी दवाई प्लांट किंगडम से है और हानि रहित है। लोग कहते हैं बहुत बार, हालांकि सब पैथी अपने आप में अच्छा है, तो इमरजेंसी के लिए अंग्रेजी भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बार आप सुनते होंगे लोगों के मुंह से ही कि फलाने दवाई का साइड इफेक्ट हो गया। आगे बढ़ के कोई नहीं पूछता है कि साइड इफेक्ट क्या होता है। अरे मानव शरीर जो बना है वह जस्ता, तांबा, लोहा पचाने के लिए नहीं बना है। अंग्रेजी दवाई में लोहा, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम सब मिला के बनता है, तो इसीलिए उसका दुष्प्रभाव भी भोगना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सब हर्ब से है, सब प्लांट किंगडम से है, इसीलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं है और त्वरित काम करता है। इस मामले में अंग्रेजी की तरह है, परमानेंट जड़ से बीमारी ठीक करता है, इस मामले में होम्योपैथी की तरह है। तो एक बहुत अच्छी पैथी है। और भारतवर्ष में जहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या है, आबादी है, चिकित्सक की कमी है, वहाँ एक अच्छे पैथी को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे तो सर
के विषय में आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शीघ्र बिहार सरकार में भी जो है मान्यता मिल जानी चाहिए। परिचय। मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिन्हा हुआ, यही पटना के कदमकुआ में हम रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।